चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे सामने ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुछ बेहद महत्वपूर्ण घोषणाओं से जुड़े स्रोत हैं। अम्बेडकर्स यूनिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन के कुछ अंश हैं ये। हमारा इरादा है इन घोषणाओं के पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं, उनके कहे जाने का संदर्भ और भारत को एक सूत्र में पिरोने में उनकी भूमिका को थोड़ा बारीकी से समझना। बिल्कुल। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये वो नींव के पत्थर थे जिन पर आप कह सकते हैं आधुनिक भारत की इमारत खड़ी करने की कोशिश की गई। बिल्कुल। और ये जो स्रोत है हमारे पास, ये हमें सिर्फ वो बातें नहीं बताते जो सार्वजनिक मंचों पर कही गई, बल्कि कुछ बेहद व्यक्तिगत संकल्पों को भी सामने लाते हैं जो उनके विचारों की दिशा समझने के लिए मुझे लगता है जरूरी है। शुरुआत शायद उस घोषणा से होती है जो सुनने में सबसे बुनियादी लगती है पर शायद सबसे गहरी है। हाँ, वो पहली घोषणा जो स्रोत में उभर कर आती है, हम भारतीय हैं, भारत हमारा देश है। सुनने में कितनी सहज लगती है आज, है ना? लेकिन उस समय का माहौल सोचें तो वो विभाजन का दौर था, सैकड़ों रियासतें थीं, अनगिनत पहचाने। तब ये कहना कि हम भारतीय हैं, इसका वजन क्या रहा होगा? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये महज एक भौगोलिक बयान नहीं था, ये एक राजनीतिक और आप कह सकते हैं भावनात्मक दावा था। उस वक्त जब पहचाने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र में इतनी बुरी तरह बटी हुई थी, तब भारतीय होने की एक साझी, एक सबसे ऊपर की पहचान गढ़ने का ये एक सचेत प्रयास था। कहना आसान था, पर इसे मनवाना, इसे लोगों के दिलो दिमाग में उतारना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। स्रोत बताते हैं कि इस एक वाक्य के पीछे मतलब रियासतों के शासकों, धार्मिक नेताओं, क्षेत्रीय पहचानों के पैरोकारों की तरफ से जो सवाल उठ सकते थे, उनका सामना करने की तैयारी भी थी। मतलब ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं थी, बल्कि आप कह रहे हैं एक राजनीतिक स्टैंड था कि हमारी पहली और सबसे बड़ी पहचान भारतीय है, बाकी सब वो उसके बाद आता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ ही स्रोत एक और घोषणा का जिक्र करते हैं जो इससे बिल्कुल अलग है, बहुत ही निजी स्तर की है। हाँ, और वो है बाबा साहब का वो कथन जो उन्होंने काफी पहले कहा था, लेकिन जिसकी गूंज उनके पूरे जीवन और काम में सुनाई लेती है। मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। ये उनके व्यक्तिगत जीवन का एक दृढ़ संकल्प था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसका एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी था। इसे थोड़ा और खोलेंगे? मतलब ये सिर्फ धर्म बदलने की घोषणा भर थी या इसके पीछे उस व्यवस्था पर चोट करने का इरादा था जिससे वो लगातार जूझ रहे थे? स्रोत इसे महज धर्म परिवर्तन के ऐलान से कहीं ज्यादा गहरा बताते हैं। ये उस सामाजिक व्यवस्था, उस जाति आधारित ऊंच नीच और अन्याय के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी जिसे वो जन्म से झेल रहे थे और जिसके खात्मे के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका ये कहना कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं, असल में उस पहचान को नकारना था जो उनके मुताबिक उनके और करोड़ों लोगों के अपमान और वंचना का स्रोत थी। अच्छा, ये एक तरह से उस व्यवस्था से अपनी असहमति का, अपने विद्रोह का सबसे मुखर ऐलान था। ये दिखाता है कि उनके लिए व्यक्तिगत मुक्ति और सामाजिक न्याय ये आपस में कितने गहरे जुड़े हुए थे। यानी ये निजी संकल्प भी उनके उस बड़े मिशन का हिस्सा था, एक ऐसे समाज का निर्माण जहां जन्म पर आधारित पहचान इंसान की नियति तय ना करे। ये दोनों घोषणाएं, हम भारतीय हैं और मैं हिंदू मरूंगा नहीं, अपने अपने स्तर पर पहचान को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रही थी। एक राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरी सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर। बिल्कुल। लेकिन स्रोत कहते हैं कि देश को एक करने वाली सबसे बड़ी घोषणा वो अभी बाकी थी। बिल्कुल। व्यक्तिगत संकल्प महत्वपूर्ण था, राष्ट्रीय पहचान की भावना जरूरी थी, लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण और गहरे बटे हुए देश को एक साथ लाने और चलाने के लिए एक ठोस, एक कानूनी और संस्थागत ढांचे की जरूरत थी। और यहीं पर संविधान सभा में की गई वो घोषणा आती है जिसे स्रोत युगांतरकारी कहते हैं। 26 नवंबर 1949, संविधान सभा, वो ऐतिहासिक दिन। स्रोत बताते हैं कि बाबा साहेब ने उस दिन जो कहा, उसने भारत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या था वो? उन्होंने घोषणा की, अब ये संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून होगा। अब से कोई राजा नहीं, कोई धर्म नहीं, बल्कि कानून ही सर्वोच्च होगा। ये शब्द, ये सिर्फ कुछ वाक्य नहीं थे, ये सदियों से चली आ रही व्यवस्थाओं का अंत और एक नए युग की शुरुआत का ऐलान थे। स्रोत इसे बहुत सटीक तरीके से धर्मराज या कहें राजराज, मतलब रियासतों का शासन, उससे कानून राज यानी रूल ऑफ लॉ की तरफ एक निर्णायक कदम बताते हैं।
कानून ही सर्वोच्च होगा। इसका मतलब क्या था उस वक्त? क्या ये सिर्फ इतना था कि अब देश संविधान से चलेगा, या इसके मायने और गहरे थे? देखिए, इसके मायने बहुत गहरे थे। पहली बात, इसने साफ कर दिया कि भारत अब किसी राजा, महाराजा या नवाब की इच्छा या सनक से नहीं चलेगा। उनकी सत्ता अब संविधान के अधीन होगी। दूसरी और शायद ज्यादा क्रांतिकारी बात, इसने कहा कि कोई धर्म या धार्मिक ग्रंथ देश का शासन नहीं चलाएगा। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र होगा जहां कानून किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होगा, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान होगा। तीसरी बात, इसने स्थापित किया कि संसद या विधायिका द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि होगा, न कि कोई सामाजिक परंपरा या रूढ़ी, खासकर अगर वो कानून के विपरीत जा रही हो। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था उस समय के भारत को। सोचें, जहां जाति पंचायतें अपने कानून चलाती थीं, धार्मिक समूहों के अपने नियम थे, रियासतों के अपने फरमान थे, उन सब के ऊपर संविधान और कानून को रख देना। क्या स्रोत बताते हैं कि इसे कैसे लिया गया? क्या इसका कोई विरोध हुआ? देखिए, स्रोत विस्तार से बताते हैं कि ये राह आसान नहीं थी। इस घोषणा का मतलब था सत्ता के जो स्थापित केंद्र थे उनको चुनौती देना। रजवाड़ों को अपनी संप्रभुता छोड़नी पड़ रही थी। कई धार्मिक समूह थे जो चिंतित थे कि उनकी स्वायत्ता छिन जाएगी। हाँ, स्वाभाविक है। जाति आधारित सामाजिक संरचनाएं जो अपनी तरह के कानून चलाती थीं, उन्हें पहली बार एक राष्ट्रव्यापी समान कानून के दायरे में लाया जा रहा था। स्रोत कुछ रियासतों के शुरुआती प्रतिरोध और कुछ रूढ़िवादी समूहों की आशंकाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन संविधान सभा में जो व्यापक सहमति बनी और बाबा साहेब जैसे नेताओं की जो दृढ़ता थी, उसने इस सिद्धांत को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। ये घोषणा असल में भारत को अलग अलग टुकड़ों से जोड़कर एक राष्ट्र बनाने की सबसे मजबूत कानूनी कड़ी थी। और इसका असर? स्रोत कहते हैं कि इसने जाति, धर्म, भाषा, प्रांत जैसी सीमाओं को मिटाने का रास्ता खोला। ये कैसे हुआ? क्या सिर्फ कह देने भर से ये सीमाएं मिट गईं? नहीं, सिर्फ कहने भर से तो नहीं मिटी, और हम आज भी उन चुनौतियों से जूझ ही रहे हैं। लेकिन इस घोषणा ने उन सीमाओं को कानूनी तौर पर, आप कह सकती हैं, अवैध या कमजोर कर दिया। इसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जहां किसी नागरिक के अधिकार उसकी जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर तय नहीं होंगे, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों और कानूनों के तहत तय होंगे। अच्छा। इसने एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को स्थापित किया। इसने सभी को कानून के सामने बराबर खड़ा कर दिया, कम से कम सैद्धांतिक रूप से। ये एक आदर्श स्थिति थी जिसे पाने के लिए लगातार प्रयास की जरूरत थी और है, लेकिन कानूनी आधारशिला इसी घोषणा ने रखी। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ नकारात्मक रूप से सीमाओं को मिटाना नहीं था, बल्कि सकारात्मक रूप से एक साझा नागरिकता का निर्माण करना था। हाँ, ये समझना दिलचस्प है कि ये महज एक कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि एक मानसिक और सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश थी। आपने कहा कानून के सामने बराबरी, कम से कम सैद्धांतिक रूप से। बाबा साहेब ने भी शायद इस बात को समझा था कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत उनकी एक और महत्वपूर्ण बात को उजागर करते हैं जो संविधान के महत्व को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा था, संविधान केवल कागज का दस्तावेज नहीं है, यह देश के करोड़ों लोगों की आत्मा की आवाज है। यह बहुत भावनात्मक लेकिन गहरा बयान है। आत्मा की आवाज, इसका क्या मतलब निकाला जाए? किस आत्मा की बात कर रहे थे वो? स्रोत बताते हैं कि यहाँ आत्मा का मतलब है भारत के लोगों की सामूहिक इच्छा, उनकी आकांक्षाएं, न्याय, समानता और बंधुत्व के लिए उनकी जो सदियों पुरानी प्यास थी वो। ये सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं था, बल्कि ये उन मूल्यों का प्रतीक था जिन पर नया भारत खड़ा होना था। इसे आत्मा की आवाज कहकर बाबा साहेब ने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज का दर्जा दिया जो लोगों की आशाओं और सपनों से जुड़ा हो। ये नजरिया संविधान को महज वकीलों या जजों की चीज होने से बचाकर आम नागरिक से जोड़ता है। ये कहता है कि संविधान आपका है, ये आपकी आवाज है। तो ये सारी घोषणाएं, हम भारतीय हैं से लेके कानून सर्वोच्च है और फिर संविधान आत्मा की आवाज है, ये सब मिलकर एक कहानी कहती हैं। कहानी एक बिखरे हुए, गहरे तक विभाजित समाज को एक राष्ट्र राज्य में बदलने की। क्या हम कह सकते हैं कि इन घोषणाओं ने, खासकर संवैधानिक घोषणा ने, भारत को वो सीमेंट मुहैया कराया जिसने इन अलग अलग ईंटों को जोड़कर एक इमारत की शक्ल दी? हाँ, काफी हद तक। स्रोत इसी निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। बाबा साहेब की घोषणाएं और उनमें भी संविधान को सर्वोच्चता देने वाली घोषणा,
वो आधारशिला बनी जिस पर आधुनिक भारत का विचार टिका है। उन्होंने विविधता को खत्म करने की बात नहीं की, बल्कि एक ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश की जिसमें विविधताएं एक साझा कानूनी और संवैधानिक पहचान के तहत साथ रह सकें। भारत एक है का विचार सिर्फ भूगोल या इतिहास से नहीं आया, उसे इन घोषणाओं और उनके पीछे की सोच ने गढ़ा और मजबूत किया। बिल्कुल। ये महज शब्द नहीं थे, ये एक नए राष्ट्र का संकल्प थे। ये वाकई प्रभावशाली है कि कैसे शब्दों और घोषणाओं में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक देश की नियति तय कर दें। ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि कैसे सही समय पर सही इरादे से कही गई बातें इतिहास का रुख मोड़ सकती हैं। ये सिर्फ अतीत का विश्लेषण नहीं है, ये आज के लिए भी एक सबक है ना? निश्चित रूप से। और यहीं से आज के लिए एक विचारणीय बिंदु भी निकलता है। स्रोत हमें बाबा साहेब के उन उसूलों की याद दिलाते हैं। आज जब हम भारत में अलग अलग पहचानों, विचारधाराओं और कभी-कभी टकराव वाले दावों के बीच रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये मूल विचार कि कानून ही सर्वोच्च होगा, क्या ये आज भी उतना ही मजबूती से कायम है? ये एक अहम सवाल है। क्या संविधान की सर्वोच्चता आज भी उतनी ही निर्विवाद है जितनी उसे बनाने वालों ने कल्पना की थी? या अलग-अलग दबाव समूह, चाहे वो धार्मिक हों, सामाजिक हों या राजनीतिक, वो इस सर्वोच्चता को चुनौती दे रहे हैं? और अगर चुनौतियां हैं तो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि बाबा साहेब के इस विजन को, इस कानून राज को बनाए रखने और असल में जीने के लिए क्या जरूरी है? क्या ये सिर्फ अदालतों और सरकारों की जिम्मेदारी है या इसमें नागरिकों की भी कोई भूमिका है? कैसे सुनिश्चित किया जाए कि संविधान महज एक किताब बनकर ना रह जाए, बल्कि सचमुच करोड़ों लोगों की आत्मा की आवाज बना रहे? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।